बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में मुझे मज़ीद बैलेंस शीट आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप तमाम लोगों के फीडबैक का कि मैं तो इवन बिल्कुल मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के अपलोड कर दी, मैं उस वीडियो को सुन नहीं सका, लेकिन आप लोगों ने उसे देखा और आपने फीडबैक दे के बताया कि उसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। तो इस बात का मुझे एहसास हुआ और अब मैं वीडियो बनाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख रहा हूँ कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है और आवाज़ कटे नहीं। मैं इसको कोशिश करूँगा और मैं रैंडम अपनी वीडियो बनाने के बाद इसे सुन भी लूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर मैं आपको या तो उस वीडियो को एडिट करके भेजूँ या फिर जो भी जहाँ पर लैकिंग है मैं उस लैकिंग को पूरा करूँ, ख़त्म करूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बिना पर क्योंकि कुछ बच्चे 2019 की बैलेंस शीट जो हमने कल बनाई उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें चीज़ें क्लियर नहीं है, हमें आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस कट हो रही है। तो मैं 2019 की बैलेंस शीट के बारे में बहुत लिमिट में रहते हुए मुनासिब अल्फाज में 2019 की बैलेंस शीट के बारे में चंद जुमले कहूंगा, उनकी वैल्यूज के बारे में बात करूंगा ताकि आप सब लोग क्लियर हो जाएं। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 2018 की बैलेंस शीट को इसी एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगाज करते हैं। 2019 की जब मैंने कल बैलेंस शीट बनाने की बात की तो मैंने कहा बच्चों बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी देखना चाहिए कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। जी हाँ बिल्कुल कह रहा है। कब कह रहा है? 31 दिसंबर 2018 साल के आखिरी दिन। तो हमने कहा ओके हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें इनकम स्टेटमेंट लाजमी पता होना चाहिए। अगर इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट पता नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो इनकम स्टेटमेंट बनेगा उसमें कैपिटल के अमाउंट में हम क्या ऐड करेंगे या क्या लेस करेंगे। यानी जो मालिक, कारोबार का मालिक साल के पहले दिन था, पूरा साल गुजरने के बाद क्या वो उतने का ही मालिक रहेगा? भाई प्रॉफिट होने की सूरत में उसके कैपिटल में इजाफा होगा और अगर नुकसान हुआ तो उसका कैपिटल कम होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात यकीनन ना सिर्फ सुन रहेंगे बल्कि आप इसको एग्री भी करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का ताल्लुक तो मालिक से है ना। यानी प्रॉफिट होगा तो मालिक की मिल्कियत बढ़ेगी, इट मींस प्रॉफिट मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये प्रॉफिट पता होना चाहिए और 2019 का इनकम स्टेटमेंट आप सबने बनाया हुआ है, उसमें आप जरूर चेक कीजिएगा। इनकम, प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट 82,400 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब इसके अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके अलावा बैलेंस शीट बनाते हुए हमें, यानी पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और वो पता चलता है इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए, जो कि मैंने आपको यहाँ आपके क्लासमेट ने मुझे बनाकर भेजा हुआ था, मैंने उसके ज़रिए आपको शेयर किया। उसके बाद प्यारे बच्चों जो दूसरी चीज़ है वो है एडजस्टमेंट्स हमारे दिमाग में या हमारे पास रफ बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट देख के मुझे पता चलेगा कि कहाँ कौन सा एसेट इन्वॉल्व हुआ, कहाँ कौन सी लाइबिलिटी है, कौन से करंट एसेट है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है। क्योंकि मैं सिर्फ करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं क्वेश्चन के उन्हें नहीं लिखूंगा। ट्रायल बैलेंस ये आपके सामने है, क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन 8 का। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी सवाल लिख के भेजा, अभी मैं बहुत सारे बच्चों के जो है मैसेजेस पढ़ नहीं सका, पूरे सुन नहीं सका, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो एक एक मैसेज का रिप्लाई करते रहो तो फिर लेट होते जाते हैं मेरे टास्क असाइनमेंट। तो मैंने कहा मैं साथ साथ जितनी बातें मुमकिन है कवर कर लेता हूँ। कुछ बच्चों ने ये भी मासूमाना सा सवाल पूछा कि सर आपने पहले ये क्यों लिख दिया, पहले ये क्यों लिख दिया। तो इस मासूमाना सवाल का जवाब ये है कि भाई आपकी बुक में बैलेंस शीट के 2 अदद फॉर्मेट बने हुए हैं और उसमें जिस सीक्वेंस से चीजें लिखी हैं मैं वो सीक्वेंस आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप या तो मेरी बात को मानते हुए कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं परमानेंसी मेथड के तहत, कि जो चीज जितनी ज्यादा परमानेंट है हम उसे सबसे पहले लिख के दिखाएंगे, और जो चीज जितनी ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड का मतलब पानी नहीं है यहाँ पे, लिक्विड का मतलब है वो चीज जो बहुत तेजी से इस्तेमाल हो जाए और हमें फौरन फायदा पहुंचा दे, तो वो चीज है कैश। तो हम एसेट्स में कैश को सबसे आखिर में लिखेंगे, और जो चीज लंबे अरसे तक चल के फायदा पहुंचाती रहेगी कयामत तक, वो है जमीन, लैंड। यानी हमने सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिखने हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट बनाते हुए फिर कह रहा हूं एक बार, इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट और लॉस पता होने चाहिए,
ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन का हमारे सामने होना चाहिए, और प्यारे बच्चों इसके अलावा हमारे सामने एडजस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट ही देखकर हमें पता चलेगा कि किस एडजस्टमेंट में कहाँ एसेट इन्वॉल्व हुआ, कहाँ एसेट बढ़ा, कहाँ एसेट कम हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आपके लिए बैलेंस शीट को समझना आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा तेजी से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2019 की ये बैलेंस शीट जो इस वक्त आपके सामने बनी हुई है, कल जब ये मैंने बनाई तो मैंने इसमें सबसे पहले हेडिंग डाली एसेट्स, और ये रसूमात अंजाम दी। बिजनेस का कोई नाम नहीं था, बिजनेस का नाम लिखा, बैलेंस शीट लिखा। जिस दिन बना रहा हूँ 31 दिसंबर 2018, ये सवाल में डेट मेंशन थी, आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2018। और उसके बाद फिर मैंने कहा जनाब अली कि बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले प्रेजेंट करने एसेट्स, एसेट्स में प्रेजेंट करने नॉन करंट एसेट। अब जब नॉन करंट एसेट की बात आती है तो नॉन करंट एसेट में एक सीक्वेंस मैंने आपको बताई है क्लास में। अगर आप क्लास में नहीं थे, आप एब्सेंट थे, तो फिर गौर से समाप्त फरमाएं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, उसके बाद फर्नीचर, ये आमतौर पे सीक्वेंस होगी आपके नॉन करंट एसेट की। अब आप में से कोई मासूम बच्चा बोले सर अगर मैं सीक्वेंस में ना लिखूं, भाई ना लिखो, लेकिन अगर बेस्ट काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो आइडियली तुम्हें सबसे पहले लैंड लिखनी चाहिए। अब अगर किसी सवाल में लैंड है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो क्या अपने पास से लिख दूं जबरदस्ती? नहीं ना। तो फिर हमें चीजों को देखना है। तो हम इस सवाल में गए नॉन करंट एसेट की हेडिंग डालने के बाद, अभी आपको ये कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा, हम गए सवाल के डेटा पर, सवाल यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन पे गए, वहां जाके देखा तो हमें पहला नॉन करंट एसेट नजर आया फर्नीचर, दूसरा नजर आया मशीनरी। आमतौर पर मशीनरी की लाइफ ज्यादा होती है, फर्नीचर की लाइफ कम होती है मशीनरी के मुकाबले में, तो हमने पहले मशीनरी को लिखा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मशीनरी लिखा, इसकी अमाउंट आ गई। ये अमाउंट कहाँ से उठाई मैंने? ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, एज इट इज अमाउंट को कॉपी किया। मशीनरी की अमाउंट थी 1 लाख, और उसके बाद कहा मशीनरी क्योंकि हमारा नॉन करंट एसेट है और हमने इस पर एक चीज लिखना सीखी है जो इसकी वैल्यू को, मशीन की वैल्यू को कम करती है, जिसे हम कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं, और उस अकाउंट का नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। प्यारे बच्चों पहले हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में देखा, हमें इत्तेफाक से नजर आ गया, नाम था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एम, एम फॉर मशीनरी, और इसमें 10,000 रुपीज थे। ये तो एहसान अजीम है सवाल बनाने वाले का कि उसने यहाँ क्रेडिट लिख के दिया हुआ और ये क्रेडिट में शो हो रहा है। लेकिन अगर ये ना भी शो हो तो अंडरस्टूड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर प्यारे बच्चों कॉन्ट्रा एसेट, एसेट हमेशा डेबिट में होते हैं तो कॉन्ट्रा एसेट हमेशा क्रेडिट में होते हैं। इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट में है 10,000, और ये है कब? ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट के बनने से पहले। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि क्या 10,000 को डायरेक्ट लिख के जल्दी से माइनस कर दें? नहीं, हमने लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा और हमने कहा कि क्या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन किसी एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है? तो आपने कहा जी सर, एडजस्टमेंट नंबर 5 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट हुआ है। तो मैंने कहा इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। ऊपर भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है 10,000 क्रेडिट साइड पर, और एक एडजस्टमेंट में भी आया है। तो मैं ये एडजस्टमेंट जाके दिखाता हूँ आपको, जो हमने बनाई हुई है, आप सबने बनाई हुई है। एडजस्टमेंट का ये पेज है आपके सामने, और एडजस्टमेंट क्या बनी हुई है प्यारे बच्चों? 2019 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट। तो क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इस एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट में आया 1,000 रुपीज, ऊपर वाले जो आपका ट्रायल बैलेंस है क्वेश्चन का, उसमें भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ है? मशीन का क्रेडिट में 10,000। तो 10 और 1 मेरे बच्चों आपने इसको कर दिया प्लस, ये बन गया 11,000। और क्यों प्लस किया? क्योंकि दोनों की साइड सेम है। अगर अपोजिट साइड होती तो डेफिनेटली मैं माइनस करता मेरे प्यारे बच्चों। सही है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, मैं तो अपने तौर पे मॉनिटर कर रहा हूँ, आवाज कट नहीं रही है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको आवाज प्रॉपर आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अगर मशीनरी समझ आया तो अब फर्नीचर पे मैं कह के वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि फर्नीचर मैं ऑलरेडी कल भी समझा चुका हूँ। अब आप खुद भी अकल से समझ सकते हैं कि फर्नीचर की अमाउंट यहाँ 65 है, मैंने 65 लिखा, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एफ 2000 डायरेक्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा मशीन फर्नीचर का, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आइए मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मैं इसमें से 2,000 रुपए माइनस करूंगा। तो अब 2,000 रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के आप सब देख सकते हैं, हमने माइनस किए। 65 में से 2,000 बचा 63,000, ये भी नॉन करंट, ये भी नॉन करंट, दोनों नॉन करंट एसेट को ऐड कर लिया, हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट आ गए 152,000। इसके बाद बच्चों ये जो फॉर्म मैं बना रहा हूँ इसका नाम रिपोर्ट फॉर्म है। ये पूरे पेज पे बनती है, आप यूं समझ लें यहाँ पे आपके पेज का इख्तिताम हो रहा है। ये जो लाइन है ना, अगर मैं इस लाइन को आप बोले तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बेचारा जरा लैपटॉप स्लो हो जाता है शायद। ये लीजिए भाई, अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, क्या ये क्या हुआ?
यहाँ पर हमारा कॉलम खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी हमारा पेज खत्म हो रहा है। तो ये लेफ्ट पे लिखा हुआ है सब और ये राइट साइड पे क्रेडिट में लिखा है। तो अब बात ये है कि 1,52,000 के बाद अब मैं कहता हूँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैंने बता दिया ना 2,000 लेस हुआ है और 152 टोटल नॉन करंट एसेट आए। अब बारी आती है जनाब अली करंट एसेट की, ठीक है। आप लोगों को 2000 मैंने बता दिया है, जी हाँ, क्योंकि फंड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2000 ही था और ऊपर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कम से कम मुझे तो नजर नहीं आया, आपको नजर आया तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। टोटल नॉन करंट एसेट के बाद हेडिंग डाली करंट एसेट। करंट एसेट में कहा सबसे पहले देखना है क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर ये किसी ने कहा है, जी हाँ, सबसे पहले आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखते हैं, ये प्रोसीजर है, ये हिकमत अमली है, ये अंदाज है, ये तरीकाकार है, आपको इसको इख्तियार करना पड़ेगा। आप इस अंदाज को इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर आपकी बैलेंस शीट में चीजें जो है वो लिखी हुई तो सही होंगी लेकिन फिर वो ऊपर नीचे होंगी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहाँ गिवन है, बैलेंस शीट कब बन रही है, साल के आखिरी दिन, तो इसका मतलब है बैलेंस शीट में साल के आखिरी दिन की हम अमाउंट लिखेंगे, राइट बच्चों। ओके बच्चों, फिर वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। अब करंट एसेट की बारी आ गई। करंट एसेट पे कोशिश करते हैं थोड़ा तेज चलें। करंट एसेट में आपने देखा कि आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में करंट एसेट जो दिए हुए थे वो सबसे पहला कैश था, लेकिन हम कैश कब लिखेंगे, सबसे आखिर में, क्योंकि ये इंतहाई तेजी से इस्तेमाल होकर कारोबार को फायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए हमने कैश को फौरन नहीं लिखा। फिर क्या लिखें सर, मैंने कहा सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखनी है और ट्रायल बैलेंस में जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो बिगनिंग है और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं साल के आखिरी दिन, तो बैलेंस शीट में साल के आखिरी दिन का मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट आनी चाहिए जो कि 25,000 रुपीज है बच्चों। तो 25,000 रुपीज आप देख सकते हैं, हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 लिखी हुई है, राइट। चलें जी, अगर ये बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ता हूँ। मर्चेंडाइज के बाद बच्चों जो नाम आना है ना वो सुने हैं, क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं तो बाद में आप परेशान होंगे, फिर बोलेंगे सर वो लिखा हुआ नहीं होता, हम परेशान होते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद उसूलन ये आना चाहिए ऑफिस सप्लाईज। अगर ऑफिस सप्लाई सवाल में नहीं है तो फिर प्री पेमेंट्स आनी चाहिए। प्री पेमेंट्स का मतलब प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, इस तरह की तमाम चीजें। और जब प्रीपेड भी आप लिख लें तो उसके बाद आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये बोलने का मकसद ये बच्चों के इस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत अच्छा है, आइडियल है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आपको पेपर चेकर की तवज्जो चाहिए होती है कि वो काम देखकर मुतासिर हो। तो इसलिए हमने मर्चेंडाइज के बाद सीक्वेंस में प्रीपेड सैलरी लिखा है, यानी प्री पेमेंट लिखनी है। आप चाहे पहले प्रीपेड सैलरी लिखें, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग लिखें, प्रीपेड रेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मर्चेंडाइज के बाद ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज के बाद प्री पेमेंट्स आएंगी। तो प्रीपेड सैलरी सर कैसे आया, कहाँ से आया, जल्दी से आपको बताते हैं। प्रीपेड सैलरी ट्रायल बैलेंस में क्या था, जी हाँ था 10,000 रुपीज। और प्रीपेड के नेचर एसेट, एसेट हमेशा डेबिट में होता है। और मैंने एडजस्टमेंट में जाके देखा क्या प्रीपेड सैलरी की कोई एडजस्टमेंट है, जी हाँ, प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट में प्यारे बच्चों हमें क्रेडिट में नजर आया 6,000 रुपीज। हम प्रीपेड सैलरी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में लिख के बैठे हुए हैं। कितने रुपए लिख के बैठे हैं बच्चों, प्रीपेड सैलरी हम ट्रायल बैलेंस में लिख के बैठे हैं 10,000 और ये डेबिट साइड पर है। और एडजस्टमेंट में हमें प्रीपेड सैलरी क्रेडिट में नजर आ रही है 6,000 रुपीज। इट मीन्स हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने की वजह समझ आ रही होगी यकीनन, क्योंकि वो डेबिट है और ये क्रेडिट। तो बताइए अभी भी डेबिट में अमाउंट बचेगी ना, क्योंकि 10,000 डेबिट है और क्रेडिट में 6,000, तो 4,000 रुपीज अभी भी बचे। ये 4,000 प्रीपेड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रीपेड अमाउंट लिखकर दिखानी है। प्रीपेड हमारा एसेट है और करंट एसेट है। तो आप देखें प्रीपेड सैलरी हमने 4,000 रुपीज लिखकर दिखाया हुआ है सॉल्यूशन में, नजर आ गया, प्रीपेड सैलरीज 4,000 रुपीज बच्चों, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद अब मैंने जो लिखी है चीज वो है अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल को आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कॉलम पीछे करके इसलिए लिखा है क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में से अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्वेश्चन में जिक्र है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जिक्र है तो हमने उसे लेस करना है, क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, ये हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है प्यारे बच्चों, सही है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन में था 40,000 रुपीज और इस पर अलाउंस फॉर बैड डेट से 1,200। मैं यकीनन 1,200 ही माइनस कर देता मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने 1,200 क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि मैं हर चीज को कहाँ देखता हूँ, एडजस्टमेंट में। तो मैंने एडजस्टमेंट वाला पेज खोला, रजिस्टर में जाके एडजस्टमेंट के पेज पर गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स मुझे नजर आया, जी हाँ नजर आया अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये रहा।
और कितना नजर आया 800। ये किस साइड पे नजर आया? यकीनन आपका जवाब होगा सर क्रेडिट साइड पे नजर आया। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड पर नजर आया है, इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर भी कॉन्ट्रा एसेट है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्वेश्चन में था 1200 रुपीज प्यारे बच्चों, और हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट किया 800, तो ये बढ़कर कितना हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया 2000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं 2000 रुपीज हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट लिखकर माइनस की है, और फिर हमारे पास 38,000 फाइनल आंसर आया है। सही। बताइए, अल्लाह करे आपको बातें समझ आ रही हैं और चीजें भी समझ आ रही हैं। उसके बाद हमें मेरे प्यारे बच्चों अकाउंट रिसीवेबल के बाद अगर बैंक दिया हुआ होता ना क्वेश्चन में, यहाँ बैंक, तो मैं पहले बैंक लिखता और फिर सबसे आखिर में कैश, तो क्योंकि बैंक नहीं था और एडजस्टमेंट में तो बैंक होता ही नहीं है, तो फिर मैंने कैश लिखा है। आप देख सकते हैं कैश लिखा है, और कैश की अमाउंट एज इट इज कॉपी की है जो क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख। इसके बाद मैंने सिर्फ सारे करंट एसेट को टोटल किया, तो करंट एसेट का टोटल बना 1,67,000। ये टोटल करंट एसेट है, ऊपर टोटल नॉन करंट एसेट है, दोनों प्लस हो गए, हमारे पास टोटल एसेट की अमाउंट आ गई 3,19,000 रुपीज। बहुत सिंपल सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ मुश्किल है, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको कोई चीज़ मुश्किल महसूस होती है तो अब आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी असिस्ट करूं। और एक दो बड़ी बुरी सी खबरें हैं। वो बुरी सी खबर में एक ये भी बुरी खबर है कि भाई मैक कॉलेजिएट जो है, उसकी क्लासेस जो है वो अभी जो बैचलर्स की उन्होंने सोची थी वो भी नहीं हो रही हैं। तो इसलिए अब पेपर जो है वो ये होगा कि वो तमाम बच्चे जो पेपर देने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं पेपर उन लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, और वो पेपर को पूरे पूरे 2 घंटे में करके उसकी स्क्रीन, उसके कैम स्कैनर से उसके तस्वीरें लेकर, कैम स्कैनर से, फिर बोल रहा हूँ, कैम स्कैनर से उसकी तस्वीरें लेके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ये आपने निहायत ईमानदारी से 2 घंटे में करना है। आप चाहे वो सही हो या वो गलत, वो आपका मसला है, वो फिर मैं चेक करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा। सही है। तो मैं लिस्ट ले लूंगा मैक कॉलेजिएट से कि किन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उन बच्चों को फिर हम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन पेपर। तो ये काम हम जो है वो कल के बाद भी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए 1-2 दिन आपको मजीद दे देता हूँ। तो फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे में हम आपका पेपर कंडक्ट कर लेते हैं, ताकि मेरे पास 2-3 दिन हो और मैं उसको आराम से चेक कर लूँ, राइट। और एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कि कल की क्लास जो मैं लूँ उसमें मैं प्यारे बच्चों जो है आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूँ। मैंने कहा मैं जूम की क्लास रख लूँ, ये मुमकिन है कल। तो इसलिए अगर मैंने जूम की क्लास रखी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा और आपसे जूम का लिंक भी शेयर कर लूंगा, ताकि सब बच्चे जूम पर आकर क्लास लें प्रॉपर। मुझे लग रहा है कि हाँ, माइक मेरा कुछ डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई। तो उम्मीद है कि अब आपको आवाज़ बिल्कुल सही आएगी इंशाल्लाह, और अभी भी आवाज़ सही आ रही है। तो टोट जी बच्चों, जी बच्चों बेफिक्र रहें, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं बोला है अभी तक। असल में माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो माइक मैंने दूसरा लगा लिया है, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब कल जो है हम जूम पर 1-1.5 घंटे की क्लास ले लेते हैं ऑनलाइन, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए ये एक्टिविटी। और फिर इंशाल्लाह हम पेपर की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उनका पेपर भी हम कंडक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। और बात यह है मेरे प्यारे बच्चों के, अब टोटल एसेट आपके सामने 3,19,000। टोटल एसेट के नीचे डबल लाइन लगाना लाजिम व मलजूम है, क्योंकि ये बैलेंस शीट की एक साइड मुकम्मल हो गई है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है तो हमने एसेट्स को कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसके बाद इक्विटीज से शुरू करते हैं। एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था, एक स्टूडेंट का, उसने लिखा हुआ था इक्विटीज से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं इक्विटीज से दोबारा समझा रहा हूँ, गौर से सुनिए। इक्विटीज का मतलब होता है कैपिटल और लाइबिलिटीज। बेसिकली इक्विटीज कहते हैं सोर्सेस, जो रिसोर्स की जो सोर्स होती हैं, रिसोर्स यानी एसेट्स, एसेट्स को लाने के जो जरिए होते हैं वो दो होते हैं। कारोबार में कैश खुद ब खुद तो नहीं आएगा ना, या तो बैंक से कर्जा लेकर आओगे या फिर मालिक पैसे लेकर आएगा। तो मालिक जो लेकर आता है वो उसकी मिल्कियत है, कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, इसको इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं।
और जो बैंक से कर्जा लेकर आएंगे उसे कहते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। तो हम सबसे पहले इक्विटी में ओनर इक्विटी लिखते हैं। ओनर इक्विटी यानी मालिक का हिस्सा, मालिक की मिल्कियत। और ये कैसे लिखी जाती है? हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में हमेशा कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट देता है। प्यारे बच्चों जरा चेक करें, कैपिटल एट स्टार्ट आपको नजर आ रहा है? अच्छा, अब देखें, पता है क्या आप लोगों को जो मुश्किल हो रही है, शायद मैं उसका भी आपको एहसास दिला दूं। मैं यहाँ पर जब चीजें देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना, तो मैं किस तरह कर रहा हूँ काम? मैं यहाँ जाकर एक एक चीज पढ़ नहीं रहा। अब अगर आप चाहते हैं मैं पढ़ के सुनाऊं तो डेफिनेटली मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। कैश एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट, कैश करंट एसेट, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। परचेज हमारा एक्सपेंस, इन्वेंटरी बिगिनिंग हमारा एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरीज करंट एसेट लिख चुके हैं। फर्नीचर मशीनरी फिक्स एसेट में लिख चुके हैं। रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट में जाता है। सेल कॉन्ट्रा इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में जाती है। सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा इनकम, इनकम स्टेटमेंट में जाती है। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है। अभी लायबिलिटी का जिक्र करूंगा तो इंशाल्लाह जरूर लिखूंगा, ठीक है। और अकाउंट पेबल के अलावा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। ऑलरेडी जब हमने मशीन लिखा था तो हम मशीन में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर चुके हैं। इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम अकाउंट रिसीवेबल में से लेस कर चुके हैं। सेल्स हमारी इनकम है। परचेज डिस्काउंट हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। और कैपिटल सलमान यही हम ढूंढ रहे थे, तो कैपिटल सलमान पर चलता हूँ। 192600, आप देख सकते हैं मैंने 192600 की अमाउंट यहाँ लिखी हुई है। अब इसमें क्या ऐड होता है मेरे बच्चों? इसमें ऐड होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मालिक अगर कारोबार में और पैसे लगाए, जो कि 99% सवालात में गिवन नहीं होता, तो हम यही अज्यूम करते हैं मालिक ने कोई पैसे नहीं लगाए। लेकिन मालिक जरूरी नहीं ना कि पैसे लगाए, वो पैसे निकाल भी तो सकता है जाती इस्तेमाल के लिए। तो अगर बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मालिक की मिल्कियत को बढ़ाएगा, हम उसे ऐड करेंगे, उसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, नेट इनकम भी कहते हैं। और अगर नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो हम उसे लेस करेंगे, उसे नेट लॉस भी कहते हैं। सही है। तो लॉस की अमाउंट ब्रैकेट में लिखी जाएगी, माइनस करेंगे, और प्रॉफिट की अमाउंट ऐड करेंगे। इसके अलावा सवाल में आज ड्राइंग नहीं है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन होता तो मैं यहाँ लिखता लेस। सर कहाँ नहीं है ड्राइंग? मेरा बच्चा यहाँ ट्रायल बैलेंस में आप देखो ना, आपको कहीं ड्राइंग नजर आ रहा है? अगर होता तो मैं ड्राइंग के अमाउंट लेता। सर एडजस्टमेंट में भी नहीं है जी, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो ड्राइंग जब नहीं है तो इसका मतलब है फिर मुझे ड्राइंग को कैसे लिखना चाहिए? लेस। अगर होती तो लेस ड्राइंग, और इसी के नीचे लिखकर ब्रैकेट में लिखता। सही। और फिर ये दोनों ऐड होते और ड्राइंग की अमाउंट लेस होती, और फिर जो जवाब आता उसको यहाँ लिखता नीचे, कहता कैपिटल एट एंड। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है तो हमने बस ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जो इस साल हमने पूरे साल काम करके कमाया उसे ऐड किया, और कहा मालिक अब कारोबार में इतने रुपए का मालिक है। कब? साल के आखिरी दिन। यानी जब कारोबार शुरू हुआ तो कारोबार का मालिक इतने रुपए का मालिक था साल के पहले दिन। और ये बात हमें क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है। पूरे साल कारोबार करने से बिजनेस को इतना मुनाफा हुआ, और मुनाफा मालिक के अकाउंट में चला गया, उसकी मिल्कियत में हो गया इजाफा। आप देख सकते हैं मालिक की मिल्कियत 2,75,000 रुपीज बन गई है। अल्लाह करे आपको बातें समझ आ रही हो। इसके बाद अब हम जाते हैं जनाब अली लाइबिलिटीज की जानिब। लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो एक साल से ज्यादा अरसे में अदा करनी हो, और करंट लाइबिलिटी जो एक साल के अरसे के अंदर अंदर अदा करनी हो। क्वेश्चन में फिर एक नजर आप देखें, वरना आप बोलेंगे सर डायरेक्ट डायरेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें हमें मेरे बच्चों लाइबिलिटी अगर नजर भी आई तो कहाँ नजर आएगी? क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर पहला नाम अलाउंस फॉर अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है। सेल इनकम है। परचेज डिस्काउंट अपना कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। और कैपिटल सलमान हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और टोटल दिया हुआ है, इसका मतलब है टोटल कैपिटल की अमाउंट हमें टोटल गलत बोला मैंने, नॉन करंट लाइबिलिटी की अमाउंट हमें क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही। अगर नजर आती तो मैं नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग डालकर, लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग डालकर यहाँ पे लिखता बैंक लोन। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, तो मैंने हेडिंग डाली लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी। आई होप आपको ये समझ आया कि ये कैसे लिखा जा रहा है। करंट लाइबिलिटी की हेडिंग डाल के अब हमने उसमें क्या क्या लिखना है? उसमें हमें लिखना है अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जितनी भी लाइबिलिटी क्वेश्चन में दी हो, सैलरी पेबल, एडवर्टाइजिंग पेबल, यूटिलिटी बिल पेबल, जितनी भी लाइबिलिटी दी हो, पहले आप ट्रायल बैलेंस वाली लाइबिलिटी लिखेंगे और उसके बाद फिर उन लाइबिलिटीज को नोट कर लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में पहली लाइबिलिटी थी अकाउंट पेबल, ये क्रेडिट साइड पर है। एडजस्टमेंट में अकाउंट पेबल आपको कहीं नजर नहीं आया, तसल्ली करना चाहते हैं जरूर करें। अकाउंट पेबल आपको क्रेडिट में कहीं भी नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आ रहा तो अकाउंट पेबल नहीं लिख सकते, बल्कि अकाउंट पेबल की जो अमाउंट क्वेश्चन में है उसको कॉपी करेंगे। अकाउंट पेबल की अमाउंट क्वेश्चन में 42,000 आप देख सकते हैं। हमने यहाँ 42,000 रुपीज एज इट इज कॉपी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पीछे लिखने का क्या मतलब है कि जब सारी लाइबिलिटी पता चलेंगे तो हम टोटल लाइबिलिटीज लिख देंगे, ये है वजह, ताकि हमारी करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी और टोटल इक्विटीज ऐड हो, तो हमें पता चल जाए कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, और बिजनेस दोनों ऐड होके ये टोटल इसके बराबर बन रहा है या नहीं, ठीक है।
तो हमारे पास ओनर इक्विटी कैसे आ गई, कैपिटल एट स्टार्ट और प्रॉफिट ऐड हुआ, और फिर लाइबिलिटी में हमने लिखा अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल की अमाउंट 42,000 थी। इसके बाद और लाइबिलिटी ढूंढते हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। आइए ट्रायल बैलेंस में आए और लाइबिलिटी देख रहे हैं आप, 10,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है, सेल परचेज डिस्काउंट कैपिटल सलमान, हमें और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा, अगर अब नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बोलूँ खत्म हो गई लाइबिलिटी। मैंने कहा हो सकता है लाइबिलिटी यहाँ कहीं हो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेंट पेबल यकीनन नजर आ गया, ऐसा ही है। जी प्यारे बच्चों, अब अगर आपको अलाउंस फॉर सॉरी अकाउंट रेंट पेबल नजर आ गया, तो रेंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर है, और पहले से क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में रेंट पेबल नहीं था, तो अब हमें लिखना चाहिए। हमने रेंट पेबल लिखा, आप देख सकते हैं 2,000 रुपीज। अल्लाह करे अब आपको बातें समझ आई हो। और कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, टोटल लाइबिलिटी आ गई, दोनों को प्लस करके टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल एट एंड को हमने ऐड कर दिया। फाइनली हमारे पास टोटल इक्विटीज आ गई। तो अब आप पहले इस वाली वीडियो को देख लें, इसको मुकम्मल कर लें, 2019 की बैलेंस शीट मुकम्मल करें, फिर 2018 और 2017 की वीडियोस में बनाकर अभी आपसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह कुछ मिनटों में, कुछ वक्त में। तो आप पहले इस वीडियो को दोबारा देख लें और जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूजन है उसे मुकम्मल कर लें। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं एक काम करता हूँ, 2018 की बैलेंस शीट अगर आप चाहते हैं तो मैं साथ ही शुरू कर लेता हूँ। 2018 की बैलेंस शीट के लिए मेरे पास 2018 से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए। चले मैं साथ साथ खोल लेता हूँ कोशिश करके, और 2018 की बैलेंस शीट जितनी आपसे डिस्कस हो सकती है करता हूँ। राइट, 2018 का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम बंद कर देंगे। चलें फिलहाल 2018 का इनकम स्टेटमेंट, ये आ गया 2018 का इनकम स्टेटमेंट। 2018 की एडजस्टमेंट भी निहायत ज़रूरी है, ये भी हमारे सामने आ गई। ये आपकी क्लासमेट्स ने मुझे प्रोवाइड की चीज़ें, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बच्चों का बहुत बहुत। एक दो तीन चार, चार एडजस्टमेंट है, आपके रजिस्टर में भी चेक करें, चार एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और इनके मुताबिक 39,000 नेट प्रॉफिट है। अगर आपका प्रॉफिट इससे मैच नहीं हो रहा तो या तो इन्होंने, जिन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया है, उन्होंने गलती की है, या फिर आपने गलती की है। तो आपको पहले अपने नेट प्रॉफिट को करेक्ट करना है। और इनकम स्टेटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी क्लासेस में बनवा चुका हूँ। देखिए ये बात क्लियर हो गई है कि अभी कोचिंग सेंटर खुलने का कोई इम्कान नहीं है, और आपका पेपर वक्त मुकर्ररा पर है। बहुत सारे लोग रूमर्स फैला रहे हैं, फजूल में फजूल बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पेपर कैंसिल हुआ, आपके पेपर हो रहे हैं, इंटर के पेपर हो रहे हैं, रोजाना बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। आपका पेपर भी वक्त मुकर्ररा पर है, एक पेपर आपका 9 तारीख को और एक 11 तारीख को। तो बेहतर होगा कि आप किसी भी किस्म के रूमर्स पर कान ना धरें, बल्कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और मैक्सिमम प्रिपरेशन करें। और देखें अब जब सेंटर बंद हो गया तो डेफिनेटली जो एक तरीकाकार था हम उसी के तहत चलते थे। तो अब ये कि मैं आपके साथ ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर वो ऑनलाइन में क्या होता है कि बात बहुत तवील हो जाती है। तो यहाँ पर तो मैं अपने तौर पर इतना टाइम ले रहा हूँ ना समझाते हुए। तो मैं चाह रहा हूँ जब आप थोड़ा सा कुछ काम कर लें तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आप फिर बोलें सर मैंने 2018 की बैलेंस शीट बनाई है, सर मैंने 17 की बैलेंस शीट बनाई है और वो टैली नहीं हो रही, तो फिर मैं आपको वो टैली करवाऊँ, तो फिर मजा आए। ठीक है, 2016 की बनाई है, टैली नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह ये काम भी करेंगे। फिलहाल 2018 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। हमें 2018 का प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। जैसे 2019 का प्रॉफिट आपको ये पता था 82,400, और ये 2019 की बैलेंस शीट जो अभी हमने बनाई है इसमें ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ था। सही है, लॉस होता तो इसे लेस करते, ये ऐड हुआ था और कैपिटल एट एंड आया था। अब 2018 की अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो चलिए पहले 2018 का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा चीजें देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। फॉलोइंग हैव बीन बैलेंसेस टेकन, फॉलोइंग have the following have been balances taken from the pre closing trial balance of UWH traders। तो एक काम करता हूँ, साथ साथ काम शुरू कर देता हूँ, ये बेहतर है, वरना फिर आप लोग भी यकीनन बोर होते हैं वीडियो देख देख कर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ UWH traders, राइट। उसके बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं, कब बना रहे हैं जनाब अली, दिसंबर 31 2017। एक नजर यहाँ चेक कर लेता हूँ, बैलेंस शीट बनेगी दिसंबर 31 2017। तो मैंने इसको दिसंबर 31 2017 कर दिया। फिर एसेट्स की हेडिंग आएगी एज यूजुअल, एसेट्स में नॉन करंट एसेट की हेडिंग आएगी, वो भी लिख दी प्यारे बच्चों। और अब नॉन करंट एसेट की तलाश शुरू होगी। सर कहाँ जाके ढूंढे नॉन करंट एसेट, मेरा बच्चा सबसे पहले यहाँ ढूंढेंगे। यहाँ ढूंढने के बाद इसके अलावा एडजस्टमेंट में आमतौर पर नॉन करंट एसेट होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये 2018 के एडजस्टमेंट आपके सामने खोल के रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एडजस्टमेंट को देख सकते हैं, इसमें आपको कोई नॉन करंट एसेट नजर आया या नहीं आया। ठीक है, तो फिलहाल
अभी 2018 का एक क्वेश्चन आपके सामने है। नॉन करंट एसेट बताएं क्या नजर आ रहा है। कैश हमारा करंट एसेट, बैंक हमारा करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारा एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट, परचेजेस हमारा एक्सपेंस, और ये ऑलरेडी कॉस्ट का हिस्सा होता है, एक्सपेंस है। इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट एसेट। तो पहला नॉन करंट एसेट मेरे प्यारे बच्चों नजर आ गया, जिसका नाम है इक्विपमेंट। मैं इक्विपमेंट को बिला झिझक लिखने को तैयार हूं, लेकिन आप चेक कर लें कहीं लैंड तो नहीं दिया हुआ, कहीं मशीनरी तो नहीं दी हुई। अगर है तो उसूलन पहले उसे ऊपर आना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हम इक्विपमेंट लिखने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है आप में से किसी को भी आज क्वेश्चन में कोई और नॉन करंट एसेट नजर नहीं आ रहा। आज हमारे पास नॉन करंट एसेट एक ही है सवाल में, सिर्फ 60,000, जिसका नाम है इक्विपमेंट। ठीक है, तो हमने इक्विपमेंट 60,000 रुपीज की अमाउंट को उठाया जनाबे आली, इक्विपमेंट। और 60,000 कहाँ लिखूं? अब अगर आप ये सवाल करते हैं तो 60,000 भाई ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकता, पहले हमें सवाल को चेक करके देखना चाहिए क्या इक्विपमेंट पर सवाल में पहले से कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। चेक करें, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सवाल में पहले से कुछ है। यकीनन आपका जवाब है सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में नजर नहीं आ रहा। तो हमने कहा क्या, अगर नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब होगा ही नहीं। हो सकता है कहाँ आया हो मेरे बच्चों, हो सकता है आपने जवाब दिया कहाँ आया हो, बैलेंस शीट में, अपना एडजस्टमेंट में आया हो। तो एडजस्टमेंट में गए, देखिए अलाउंस नजर आ रहा है, जी हाँ मुबारक हो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट नजर आ गया, और इसकी अमाउंट है 4,000 रुपीज। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नेचर कॉन्ट्रा एसेट, ये हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो मैं 4,000 रुपीज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, और इक्विपमेंट की वैल्यू भी लिख देता हूँ। इक्विपमेंट की वैल्यू थी 60,000 रुपए, इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और इसमें हम लिखेंगे इक्विपमेंट, और इसकी अमाउंट कितनी थी बच्चों, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की वैल्यू थी एडजस्टमेंट में 4,000। सही है, तो मेरे बच्चों हमने 4,000 रुपये लिख दिया, और हमने 4,000 रुपये को क्या कर दिया मेरे बच्चों, लेस कर दिया। 56,000 हमारे पास नॉन करंट एसेट की वैल्यू है, और यही हमारी टोटल नॉन करंट एसेट है, क्योंकि आज सवाल में हमें टोटल नॉन करंट एसेट और कुछ दिया हुआ ही नहीं है। आप भी चेक कर सकते हैं एक नज़र, अगर आपको कोई नॉन करंट एसेट नज़र आता है तो हम जरूर लिख देंगे, लेकिन आप करंट एसेट तो नज़र आ रहे हैं, नॉन करंट एसेट और कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट था, इसके अलावा नॉन करंट एसेट और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए, वक्त कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए, तो मैं साथ साथ देखता हुआ भी चल रहा हूँ वक्त को भी। अब नॉन करंट एसेट नहीं है तो करंट एसेट की बारी आ गई, और करंट एसेट में मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सवाल में दी हुई है, आप बोलेंगे जी दी हुई है, लेकिन वो ओपनिंग है और हम बैलेंस शीट बनाते हैं साल के आखिरी दिन, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री साल के आखिरी दिन की नजर आ गई। जी हाँ शुक्रिया, आपने कहा 60,000 रुपए, तो मैंने 60,000 रुपए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख दी। लेकिन मैंने ये अमाउंट गलत लिखी, मुझे 60,000 रुपए इस कॉलम में लिखने चाहिए। अच्छा जी, अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, मैंने बोला ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज आप सवाल में ढूंढें, आपको ऑफिस सप्लाईज ऊपर से नीचे तक कहीं नजर नहीं आ रहा। ऑफिस सप्लाईज के बाद लिखते हैं प्रीपेड, तो प्रीपेड में हमें सबसे पहला नाम नजर आया था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो लिखने का तरीका कार क्या होगा, हम लिखेंगे अनएक्सपायर्ड अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड है, और प्रीपेड हमारा एसेट है। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितनी थी प्यारे बच्चों, ये थी 25,000, यानी ये हमारा एसेट था। एडजस्टमेंट में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का कहीं जिक्र हुआ है, जी हाँ हुआ है। अब एडजस्टमेंट जाके चेक करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का आसान नाम लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक ही चीज होती है प्यारे बच्चों।
तो बताइए जरा, देखिए प्रीपेड कहाँ आया है। यकीनन आप कहेंगे सर क्रेडिट साइड पर आया है। तो प्रीपेड जो यहाँ क्वेश्चन में है अनएक्सपायर्ड के नाम से, ये डेबिट में है 25,000 और यहाँ क्रेडिट में आया 12,000। इसका मतलब है डेबिट में अभी भी प्रीपेड इंश्योरेंस बचा कितना? आपका जवाब है 13,000 रुपये। शुक्रिया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद अब हमारे पास और क्या होना चाहिए? मैं फिर वही वाली बात कहूंगा आपसे, आप ट्रायल बैलेंस ढूंढते रहें, आप चीजें देखते रहें, जरूर देखिए, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अनएक्सपायर्ड के बाद अगर सवाल में और कोई प्रीपेड है तो वो लिखा जाएगा। सवाल में अगर कोई और प्रीपेड है तो वो लिखा जाएगा। तो सवाल चेक कर लेते हैं। सवाल में और कोई चीज प्रीपेड नजर नहीं आ रही। बस हमने कहा इसका मतलब है अब हमें मजीद करंट एसेट लिखने हैं। अब प्रीपेड के बाद लिखा जाता है प्यारे बच्चों क्या? रिसीवेबल्स। सही है। रिसीवेबल्स कैसे लिखे जाते हैं? तो देखिए सबसे पहले रिसीवेबल आपके पास क्वेश्चन में किस नाम से? अकाउंट रिसीवेबल 75,000। मैं जज्बात में आके रिसीवेबल फौरन अगर लिख दूं तो बाद में मुझे काटना पड़ सकता है, क्योंकि रिसीवेबल की वैल्यू ये जो यहाँ लिखी होती है फाइनल नहीं होती। 75,000 रुपीज अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है। और इस पर इससे रिलेटेड एक अकाउंट है जो इसकी वैल्यू को कम करता है। अकाउंट का नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आज वो क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, अगर नजर आता तो मैं उसे भी प्लस या माइनस करता। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको एडजस्टमेंट वाले पेज पे लेके चलता हूँ, इसमें बताएं अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहीं नजर आ रहा है? 2018 की एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स आज क्वेश्चन में इन्वॉल्व ही, और जब इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा मुझसे मैसेज करके। अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 75,000 रुपीज। और आगे बढ़ते हैं अकाउंट रिसीवेबल के बाद। अच्छा जी, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है। अकाउंट रिसीवेबल के बाद कमीशन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐसी कोई चीज हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है, कोई रिसीवेबल। कोई चीज नजर नहीं आ रही। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 60,000 रुपए। इसका मतलब है हमें कोई और जी। तो मैंने आखिरी चीज क्या लिखी है बच्चों यहाँ पे? अकाउंट रिसीवेबल। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट में भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अब बैंक की बारी। तो बैंक का बैलेंस है 1 लाख। मैंने यहाँ लिखा बैंक और इसकी अमाउंट लिख दी 1 लाख। फिर आखिरी मैंने लिखा कैश। बैंक की अमाउंट 1 लाख है, कैश की अमाउंट 1,40,000 रुपीज है। 1,40,000। ये हम 2018 की बैलेंस शीट बना रहे हैं बच्चों। 3,88,000 और 56,000 के टोटल नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट 4,44,000 के हो गए। अब आप बाकी सारे नाम देख लें, किसी नाम पर आपको शक महसूस होता है, आपको लगता है कि ये तो करंट एसेट है, ये तो असर ने छोड़ दिया, रह गया, तो मुझे बताइए। डेफिनेटली आप अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन आप मुझे मैसेज करके बताइएगा जो भी चीज हो। अब टोटल एसेट अगर 444 के हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि टोटल इक्विटीज भी 444 की होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, भरोसा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगरचे की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 2018 की बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन में देखो, कैपिटल एट स्टार्ट दिया हुआ है आपको? जी हाँ दिया हुआ है, 237,000, 237,000। इसमें ऐड करेंगे जो इस साल बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ।
अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, क्वेश्चन ये है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसके लिए हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ था 2018 का। उसकी प्रॉफिट की अमाउंट थी 39,000 प्रॉफिट ऐड होगा। और मालिक ने क्या कारोबार में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है? आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता है, सवाल में देखिए कहीं लिखा हुआ है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मालिक ने कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाए हों? आप कहेंगे नहीं सर। अच्छा, मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं? आप कहेंगे यस सर, और उसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग 24,000 डेबिट में, इसका मतलब है ड्राइंग मालिक की मिल्कियत को कम कर रही है, तो मैंने लिखा लेस ड्राइंग 24,000। इसको हम थोड़ा सा जरा फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं। ये 24,000 ड्राइंग, और जब ड्राइंग लेस होगी तो कैपिटल एट एंड अब आपके पास आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल एट 2,52,000। सही है। अब क्या बचा? अब बची लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का सम, लाइबिलिटीज मैंने कहा था दो तरह की होती हैं, आमतौर पे आपको गिवन होती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में मेरे बच्चों हम जाते हैं क्वेश्चन पर। तो करंट लाइबिलिटीज हो गया मुझसे, ये रहा करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है। पहला क्रेडिट नजर आया परचेज रिटर्न, ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। दूसरा नजर आया अकाउंट पेबल 60,000। मैंने कहा लो भाई मुबारक हो, अकाउंट पेबल 60,000 नजर आ गया। करंट लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी में है, और 15,000 नहीं 60,000। यहाँ क्यों लिखा है? यकीनन आप ये सवाल पूछने का हक रखते हैं, क्योंकि यहाँ मैं सारे करंट लाइबिलिटीज को लिखकर ऐड करके यहाँ सम गिरा दूंगा। अकाउंट पेबल के बाद और लाइबिलिटी चेक करते हैं, और कोई करंट लाइबिलिटी नजर आ रही है? अकाउंट पेबल के बाद बैंक लोन, तो ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नजर आ गई ना, इसका मतलब है। तो जब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो तो फिर क्या करना है? लाइबिलिटी में हमने हेडिंग डालनी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सही है, उसको अंडरलाइन करना है, और उसमें आपने लिख के दिखाना है ये जो अभी अभी नाम पड़ा, बैंक लोन 1,30,000, बैंक लोन 1,30,000। एक मिनट जरा, बैटरी लो हो, और स्क्रीन से चीज़ें भी कुछ गायब हो गई हैं आपकी, इसको भी ले आते हैं वापस। जी जी, बैंक लोन स्क्रीन भी मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने स्क्रीन भी दोबारा अटैच कर दी है, और आई होप कि आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही है। जी, तो मैंने आपको बैंक लोन लिखवाया लाइबिलिटीज़ में। बैंक लोन के बाद बच्चों 1,30,000 के बाद एक ही लाइबिलिटी है, बैंक लोन। बैंक लोन, इसको मैं अंडरलाइन हटा दूं ज़रा, कुछ मिनट दीजिए मुझे। बैंक लोन की अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 1,30,000। इसके नीचे आप एक अदद लाइन ड्रॉ कर देंगे।
बैंक लोन एक ही नाम है, सही है, और कैपिटल एट एंड ऊपर आ चुका है। इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए इस चीज को। 1,30,000 को डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, और अब जो करंट लायबिलिटी का सम आएगा वो यहाँ लिखेंगे, राइट। तो करंट लायबिलिटी और ढूंढते हैं। अकाउंट पेबल के बाद बैंक लोन नजर आ गया था, उसके बाद सेल्स और फिर कमीशन इनकम, कोई लायबिलिटी यहाँ नजर नहीं आ रही। अब हमने कहा कहाँ जाके ढूंढने लायबिलिटी, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट वाले पेज पे आए, ये एडजस्टमेंट मेरे पास सामने मौजूद है, आपसे शेयर करता हूँ, चेक करें। एडजस्टमेंट में हमें रेंट पेबल नजर आ रहा है 2018 की 2,000 रुपये, ठीक है, ये 2018 ही है ना। तो रेंट पेबल 2,000 रुपये हम लिखते हैं, चलिए, रेंट पेबल, और ये करंट लायबिलिटी होती है बिलाशुबा। इसके बाद रेंट पेबल देखने के बाद एडजस्टमेंट में हम जाते हैं, हमें और कोई लायबिलिटी नज़र नहीं आती, तो बस हमने कहा ठीक है जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों को ऐड करूंगा, टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। और जब मैं इस करंट लायबिलिटी को और इस नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड करूंगा तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी मेरे बच्चों। सही है। आप टोटल लायबिलिटीज के अमाउंट और टोटल लायबिलिटीज की अमाउंट और कैपिटल एट एंड की अमाउंट, ये दोनों प्लस हो जाएंगी बच्चों। फिर क्या रहा हूँ, कैपिटल एट एंड की अमाउंट और टोटल लायबिलिटीज की अमाउंट ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास सम आ जाएगा किस चीज़ का, टोटल इक्विटीज का। आप देख सकते हैं जब ये ऐड हुई तो टोटल इक्विटीज 4,44,000 बन रहा है, 4,44,000 के एसेट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कंप्लीट हो गए 2018 की बैलेंस शीट। देखें कहीं ना कहीं वही वाली बात है, ऑनलाइन में कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये मसले मसाइल रहते हैं तो फिर हम जो है वो जूम के ऊपर क्लास लेंगे इंशाल्लाह। आप ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखें, वो क्लास फिर कल किसी भी वक्त हो सकती है। और एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको कम से कम 1-1.5 घंटा ज़रूर दूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा ज़हनी तौर पर। और बस अब आप इस बैलेंस शीट को देखें और बनाएं, 2017-16 की बैलेंस शीट खुद बनाएं। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं 17 और 16 की बैलेंस शीट पे भी वीडियो बना के शेयर करता हूँ। फिलहाल ये वाली वीडियोस आपकी खिदमत में जल्दी से पेश करता हूँ ताकि आप 18 की बैलेंस शीट भी बना लें और टैली कर लें। और आप में से जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, अल्लाह के हुक्म से उन्हें समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर को सुनने का, देखने का। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाएं। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपसे दोबारा वीडियो में या फिर ऑनलाइन मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।